हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ ही एक अगला टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता के प्रकार क्या हैं, अलग अलग तरह से स्वतंत्रता को किन रूपों में देखा जाता है, वही रूप स्वतंत्रता के प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना, इस पर जैसे मैंने कहा था बड़ा प्रश्न भी बनता है और कई बार 2 नंबर का छोटा प्रश्न भी बनता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो, या राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, या प्राकृतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो छोटे छोटे रूप में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे और एक साथ बड़े रूप में भी इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो स्वतंत्रता का जो सबसे पहला प्रकार है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लिबर्टी या प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक का मतलब क्या है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी चीज की उत्पत्ति को लेकर हम 2 तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक कृत्रिम, एक प्राकृतिक। कृत्रिम जिसको बनाया जाता है, एक समय विशेष पर जिसका निर्माण किया जाता है, वो कृत्रिम कहलाती है। लेकिन जिसका निर्माण नहीं होता बल्कि जो स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आता है, उसको हम प्राकृतिक कहते हैं, है ना। ये शाब्दिक अर्थ है प्राकृतिक का। अब इसी शाब्दिक अर्थ से स्वतंत्रता का पहला प्रकार हमारे सामने आता है और वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता, या जिसको हम कहते हैं नेचुरल लिबर्टी। देखिए, राजनीति विज्ञान के अंदर जो सामाजिक समझौते के विचारक रहे हैं, जिनको हम संविदावादी विचारक कहते हैं, 12th में आपने पढ़ा भी होगा, जिनका नाम है थॉमस हॉब्स, जीन जैक रूसो, जॉन लॉक। ये सामाजिक समझौते के जो विचारक हैं, इन्होंने मुख्यतः प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसी तरह से सोफिस्ट विचारकों ने भी प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया और इन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता कोई प्रदान नहीं करता है, बल्कि स्वतंत्रता तो व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त होती है। व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेते ही व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। जन्म लेते वक्त व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होते, वो बिना प्रतिबंधों के, बिना अंकुश के, बिना नियंत्रण के जन्म लेता है। और जहां वो जन्म लेता है वो है समाज। बाद में व्यक्ति को समाज और राज्य के द्वारा पराधीन किया जाता है। समाज और राज्य नियम बनाकर व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है, लेकिन जन्म से व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होते हैं। तो ऐसी स्वतंत्रता जो व्यक्ति को प्रकृति से स्वाभाविक तौर पर अपने आप प्राप्त होती है, यानी कि समाज से पूर्व व्यक्ति को जो परिस्थितियां प्राप्त है, उसी को हम प्राकृतिक स्वतंत्रता के नाम से समझते हैं। आप लोगों ने रूसो का एक कथन भी सुना होगा, बहुत फेमस कथन है। रूसो क्या कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है या मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु वो सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। ये बंधन कौन से हैं? ये बंधन समाज के हैं, ये बंधन राज्य के हैं। लेकिन समाज और राज्य के बंधन बाद में आते हैं। कब बाद में आते हैं? जब वो समाज और राज्य का सदस्य बनता है। लेकिन जब वो जन्म लेता है, जब वो पैदा होता है, तब उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होते हैं। तो ऐसी ही स्थिति को ये जितने भी विचारक हैं, संविदावादी विचारक या सोफिस्ट विचारक, वो उसको प्राकृतिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। तो इन शॉर्ट में वापस रिपीट कर रहा हूं, प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? व्यक्ति की वह स्वतंत्रता जो उसे प्रकृति से जन्म लेते ही प्राप्त होती है और उस स्वतंत्रता के तहत व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रण, कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो अपनी इच्छा से आचरण कर सकता है। यहां पर मैं आपको एक बार रिपीट कराता हूं। आप लोगों में जिसके भी पॉलिटिकल साइंस रही होगी, आपने स्कूल में पढ़ा होगा सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो ये बताता है कि राज्य की उत्पत्ति लोगों के बीच में समझौते के माध्यम से हुई। और जो मैं विद्वानों के नाम ले रहा हूं, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, जीन जैक रूसो, इन्होंने क्या कहा कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्रकृति में रहता था और उस अवस्था को उन्होंने प्राकृतिक अवस्था कहा। और उसी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था।
प्रकृति ने उसको जीने का अधिकार दिया था और इस अधिकार के प्रयोग के तहत वो अपनी इच्छा से अपना जीवन यापन कर रहा था। तो वो जो सारे अधिकारों का प्रयोग कर रहा था वो प्राकृतिक अधिकार के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, सभ्यता विकसित होने का मतलब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था से समाज में उसने प्रवेश किया, समाज से उसने राज्य में प्रवेश किया। तो जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ वैसे वैसे सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए नियमों और कानूनों की आवश्यकता महसूस हुई और उन्हीं नियमों और कानूनों का नियंत्रण व्यक्ति के ऊपर लगाया गया। तो जब तक ये नियंत्रण और बंधन नहीं लगे तब तक व्यक्ति ने जिन स्वतंत्रताओं का प्रयोग किया वो प्राकृतिक स्वतंत्रताएं कहलाई। तो ये पहली बात, जो पहला प्रकार हम बता सकते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता का। लेकिन ये प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो अर्थ हमने अभी देखा, इसकी वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में प्राकृतिक स्वतंत्रता सही है? अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा भ्रामक है। क्यों भ्रामक है? क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य और समाज ये संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकती है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था, अगर मेरे ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो तो वो निरंकुश हो जाएगा, है ना। किसी भी व्यक्ति पर कोई भी नियंत्रण नहीं होगा तो वो मनमाना व्यवहार करेगा, और मनमाने व्यवहार की स्थिति में जो ताकतवर होगा वो तो अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने में सफल होगा, लेकिन जो कमजोर होगा वो कमजोर अपनी इच्छा अनुसार अपना व्यवहार करने में सफल नहीं हो पाएगा। हम ये कह सकते हैं कि कमजोर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। तो कमजोर और ताकतवर दोनों अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग करें, ये कौन तय करेगा? ये समाज और राज्य कानून और नियम बनाकर तय करते हैं। इसीलिए इन राज्य और समाज रूपी संस्थाओं की उपस्थिति में ही स्वतंत्रता संभव है, स्वतंत्रता का प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए जो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा है वो भ्रामक है कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त व्यक्ति भी अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए एक व्यवस्थित जीवन जी सकता है, ये धारणा भ्रमित करती है, एक प्रकार से भ्रम उत्पन्न करती है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम ये माने कि प्राकृतिक स्वतंत्रता सही है तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब वो स्वतंत्रता नहीं है, वो क्या है? वो स्वच्छंदता है। क्योंकि स्वच्छंदता की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी पिछली क्लास में, कि व्यक्ति बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी निर्देशन या मर्यादा के अपना मनमाना व्यवहार करता है, भले ही उसको समाज स्वीकार करे या नहीं स्वीकार करे। अगर व्यक्ति मनमाना व्यवहार करता है तो वो स्वच्छंदता है। इसको, इस निरपेक्ष व्यवहार को स्वच्छंदता कह सकते हैं, स्वतंत्रता नहीं कह सकते। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता के तहत स्वच्छंदता की बात की जाती है, स्वतंत्रता की बात नहीं की जाती है ना। इसीलिए स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब क्या है कि अगर विवेक संगत, मतलब जो नियम आवश्यक हैं, जो बंधन और जो कानून व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, उनकी उपस्थिति ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक बनाती है। इसीलिए अंततः हम क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राकृतिक नहीं होती है, स्वतंत्रता स्वाभाविक नहीं होती है, बल्कि स्वतंत्रता अपनी प्रकृति से सामाजिक है। यानी कि मनुष्य जिस समाज में रहता है उस समाज में रहते हुए उसका क्या समाज सम्मत व्यवहार होना चाहिए, जब उस समाज सम्मत व्यवहार को करने की उसे आजादी दी जाती है तो तब वो स्वतंत्रता बन जाती है। तो ये पहला प्रकार जो हम बता सकते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता का। दूसरा प्रकार जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल लिबर्टी, या जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है, जब हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो उसका संबंध एक व्यक्ति से है, हर व्यक्ति से है, एक व्यक्ति से भी है और हर व्यक्ति से भी है। आप लोग आगे चलकर पढ़ोगे, हमारे यहाँ पर कुछ विचारधाराएं हैं जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है व्यक्तिवादी विचारधारा, जो ये मानती है कि व्यक्ति सब कुछ है, राज्य या दूसरी संस्थाओं की तुलना में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यक्ति को सर्वोच्चता प्रदान की जानी चाहिए। तो व्यक्तिवादी विचारकों ने और बहुलवादी विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। दो विद्वानों के नाम हम मुख्य तौर पर ले सकते हैं, एक जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल, और दूसरा बर्ट्रैंड रसल। इन दोनों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का व्यापक समर्थन किया। अब जैसे मैंने आपको कहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है क्या,
तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध निजी जीवन से है। निजी का मतलब मेरे अपने आप से, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है ना, मुझे कहां जाना है, ये कौन तय करेगा? ये कोई दूसरी संस्था तय नहीं करेगी, दूसरा व्यक्ति या संगठन तय नहीं करेगा, बल्कि ये मैं खुद करूंगा। यानी कि मेरे अस्तित्व से जुड़े हुए, एक व्यक्ति के अस्तित्व से जुड़े हुए कार्यों को करने की जब उसे आजादी दे दी जाए, उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए कार्यों पर जब किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, तो इसको हम कहते हैं ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा था, खाने पीने, पहनने ओढ़ने या अपने व्यक्तिगत व्यवहार को निर्धारित करने की जब आजादी हो, उसको अपने विचार व्यक्त करने की आजादी हो, उसे भाषण देने की या किसी भी रूप में कहानी, कविता, उपन्यास या पेंटिंग, गाना, डांस, किसी भी रूप में यदि उसको अपने भावों को अभिव्यक्त करने की अगर आजादी है, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उदाहरण है ना। तो कहने का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध किससे है? हर व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से, उसके अपने निजी जीवन से, उसके निजी जीवन से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए जब उसको आजादी प्रदान कर दी जाती है, तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था, एक विद्वान का नाम लिया था, बर्टन रसल। रसल ने क्या कहा था कि ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये राजनीतिक अधिकारों से भी अधिक मूल्यवान है ना। कैसे? कि राजनीतिक व्यक्ति को जब राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तब वो शासन में भाग लेने का कार्य करता है, लेकिन शासन में भाग लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है व्यक्ति का अपनी इच्छा से अपना जीवन यापन करना। अपनी इच्छा का मतलब समाज सम्मत व्यवहार करने में जब उसे अपनी इच्छा को व्यक्त करने का अधिकार दिया जाता है, तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसीलिए रसेल जैसे विद्वान क्या कहते हैं कि राजनीतिक अधिकारों से भी ज्यादा मूल्यवान है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। लेकिन यदि हम इसकी भी वास्तविकता के बारे में अगर चर्चा करें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को आजादी मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जायज है, उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, किस प्रकार से बोलना है, क्या काम करना है, उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए सारे कार्यों को करने के लिए उसे आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर कौन कौन से काम आएंगे, ये तय करना कठिन है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक उदाहरण दिया था, मुझे क्या खाना और पीना है, इसकी आजादी मुझे मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन मैंने एग्जांपल दिया था कि मुझे अगर शराब पीने का शौक है, तो क्या मैं सरे चौराहे पर बैठकर शराब पी सकता हूं? वो तो मेरा व्यक्तिगत काम है, लेकिन क्या मैं ये काम सार्वजनिक तौर पर कर सकता हूं? नहीं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। मतलब जैसे मुझे पहनने की आजादी है, मैं क्या पहनूं, तो मैं कुछ भी पहन सकता हूं। मैं कुर्ता पजामा पहन सकता हूं, मैं पेंट शर्ट पहन सकता हूं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिना कपड़ों के सार्वजनिक तौर पर घूमने लग जाऊं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हुई है। अगर व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्य सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको यहां पर दिख रही होगी कि सार्वजनिक हित में कोई भी विषय व्यक्तिगत नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी व्यक्ति को सरे चौराहे पर उसके साथ गाली गलौज करने लग जाऊं, उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने लग जाऊं, नहीं। क्यों? क्योंकि उससे सार्वजनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। तो सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित, निर्देशित या मर्यादित किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, व्यक्ति जिस समाज में रहता है, उस समाज की संरचना, उसके संगठन, उसकी कार्यप्रणाली बहुत ही जटिल होती है। इसीलिए व्यक्ति के कार्यों को या समाज के कार्यों को व्यक्ति के साथ जोड़ना कठिन हो जाता है। हम ये निर्धारित नहीं कर पाते कि कौन सा काम सामाजिक श्रेणी के अंदर आएगा और कौन सा काम व्यक्तिगत श्रेणी के तहत आएगा। इसीलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निर्धारण करना बहुत ही जटिल हो जाता है। ठीक है। अब एक अगली बात और यहां पर हम कर लेते हैं।
समाजवाद एक विचारधारा है और समाजवादी विचारधारा क्या कहती है कि हर व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनका प्रभाव राज्य के ऊपर पड़ता है, उनका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति के सभी कार्यों पर राज्य का निर्देशन, राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। कहने का मतलब ये, मैंने राइट हैंड साइड में जो बातें लिखी हैं उन सब का एक ही तात्पर्य है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकती। व्यक्तिगत बिना नियंत्रण के व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी सार्वजनिक हित में, समाज के हित में या राज्य के हित में नियंत्रित की जाती है। ये दूसरा प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो ये है नागरिक स्वतंत्रता, जिसको कहा जाता है सिविल लिबर्टी। आप और हम सब कौन है? अगर आप किसी दूसरे देश में जाएं तो पूछा जाता है कि आप है कौन, तो आप कहते हो, अब एक या तो आप अपना नाम बताओगे या फिर आप क्या बोलोगे, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं। तो भारतीय क्या है? भारतीय आपकी नागरिकता है, आपका परिचय है कि आपका संबंध किस देश से है, किस राज्य से है। तो वो संबंध नागरिकता कहलाता है। तो नागरिक होने के नाते आप किस रूप में स्वतंत्र हैं, वो सिविल लिबर्टी या नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है ना। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि समाज का सदस्य होने के नाते आपको क्या क्या करने की आजादी है, आप क्या क्या व्यवहार कर सकते हो, है ना। यही नागरिक स्वतंत्रता जो बाकी दूसरी स्वतंत्रताएं हैं उनका आधार बनती है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मनुष्य की जो दूसरी स्वतंत्रताएं हैं उन स्वतंत्रता का आधार नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। क्यों? क्योंकि नागरिक स्वतंत्रता के तहत ही आपको ये अधिकार मिलता है कि समाज के सदस्य होने के नाते क्या किया जा सकता है और क्या आपको करना चाहिए, वो सब सुविधाएं आपको नागरिक स्वतंत्रता के तहत मिलती है। दूसरी बात, नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य राज्य और समाज के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको समान अवसर प्रदान करना और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए समान अधिकार प्रदान करना। ये उद्देश्य से उस राज्य के सभी नागरिकों को समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए समाज का सदस्य होने के नाते कुछ अधिकार, कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है। ठीक है, ये नागरिक स्वतंत्रता। अगली बात अगर हम यहां पर कहें कि नागरिक स्वतंत्रता में क्या क्या आता है, तो पहली बात जीवन की सुरक्षा। जैसे हम लोग सब समाज के सदस्य हैं, हम सब लोग राज्य के नागरिक हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा, समाज करेगा। आज जैसे सपोज कोई मुझे धमकी देता है कि मुझे फिरौती के लिए, मुझे मेरे परिवार वालों को धमकी देता है कि इतने पैसे दे दो नहीं तो हम इनको मार देंगे, तो मेरे जीवन की रक्षा कौन करेगा? मेरे जीवन की रक्षा करेगा राज्य, पुलिस करेगी। इसी तरह से किसी वस्तु पर मेरा स्वामित्व है या नहीं, सपोज करो मैंने एक जमीन खरीदी है ना, उस जमीन पर मेरा मालिकाना हक है। अगर कोई ताकतवर व्यक्ति अगर आकर उस जमीन को मुझसे छीनने की कोशिश करे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उस पर मेरे स्वामित्व को कौन बनाए रखेगा? राज्य बनाए रखेगा। इसी तरह से कानून की दृष्टि में हम सब लोग समान हैं, हम सबको जीविकोपार्जन का अवसर प्रदान किया है, यानी कि राज्य या समाज के द्वारा हमें ये सब अधिकार प्राप्त है। तो समाज का सदस्य होने के नाते हमें जो भी सुविधाएं, जो भी अधिकार, जो भी परिस्थितियां प्रदान की जाती है वो सब नागरिक स्वतंत्रता के तहत आती है। और इन्हीं नागरिक स्वतंत्रताओं को नियंत्रित करने का अधिकार और किसी को नहीं है। किसी भी व्यक्ति को या किसी को संस्था को या संगठन को इन्हें नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं की रक्षा न्यायपालिका में जाकर कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जो भी नागरिक स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्राप्त है उन्हें न्यायपालिका के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था। अगर इसकी वास्तविकता को भी हम देखने की कोशिश करें तो हम क्या बता सकते हैं कि किसी भी समाज में या राज्य में व्यक्ति को दो तरह से नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है। ध्यान से समझना, किसी भी समाज या राज्य में व्यक्ति को दो तरह से नागरिक स्वतंत्रताएं दी जाती है। पहला, शासन के विरुद्ध उसे क्या क्या अधिकार प्रदान किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राज्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन करे
तो आप न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, है ना। तो ये शासन के विरुद्ध आपको एक नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी तरह से दूसरा क्या है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके अधिकारों की रक्षा, अधिकारों का हनन करता है, तो उसके विरुद्ध भी आप न्यायपालिका में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो नागरिक स्वतंत्रता शासन के विरुद्ध भी प्राप्त होती है और किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त होती है। तो दो तरह से नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण बात। और एक और अगली महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने आपको अभी इस पॉइंट के शुरू में कहा था, नागरिक शब्द का मतलब व्यक्ति की राज्य से पहचान, व्यक्ति का राज्य से जुड़ाव। अगर आप ये कहते हो कि आप भारतीय हो, इसका मतलब आपका जुड़ाव किससे है? भारत से। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अमेरिकन हूं, इसका मतलब उसका जुड़ाव किससे है? अमेरिका से। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मैं चाइनीज हूं, इसका मतलब उसका जुड़ाव चीन से है। मतलब नागरिक जो है वो व्यक्ति की पहचान किसी राज्य के साथ जोड़ता है। इसीलिए हर राज्य में नागरिक स्वतंत्रताएं अलग अलग होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक भारत के नागरिक को भारत में जो जो नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, वही सारी स्वतंत्रताएं अमेरिका के नागरिकों को अमेरिका में प्राप्त हो रही होगी, या पाकिस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान में प्राप्त हो रही होगी। हर राज्य में नागरिक स्वतंत्रताएं अलग अलग होती हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है ना। फिर अगली चीज हम क्या कह सकते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता जो है वो राज्य के लोकतंत्रात्मक और लोक कल्याणकारी स्वरूप को रेखांकित करता है। जो राज्य, यहाँ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, मैं राज्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो जिसको आप अपनी बोलचाल की भाषा में देश कहते हो, वो राज्य है ना। तो जो देश या जो राज्य लोकतंत्रात्मक है, यानी कि जहां लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, लोगों के सुख सुविधा और उनके कल्याण के काम किए जा रहे हैं, तो ऐसे लोकतंत्रात्मक और लोक कल्याणकारी राज्य में ही नागरिक स्वतंत्रताएं व्यापक रूप से लोगों को प्रदान की जाती है। जो देश या जो राज्य लोकतंत्रात्मक नहीं है या लोक कल्याणकारी नहीं है, वहां पर न्यूनतम नागरिक स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त होती है। तो ये एक अगला प्रकार हम बता सकते हैं नागरिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट, अगले प्रकार को हम देखें तो वो है पॉलिटिकल लिबर्टी, या जिसको हम कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है कि किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी देश के अंदर जितने भी राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, जो भी राजनीतिक कार्य हैं, जो भी राजनीतिक विषय हैं, जो राजनीतिक मामले हैं, उन कार्यों को करने के लिए, उनमें भाग लेने के लिए जब उस समाज के या उस राज्य के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो उसको हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी राज्य में होने वाले राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने की, सक्रिय रूप से भागीदार बनने की आजादी अगर नागरिकों को प्राप्त होती है, तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है ना। अब ये राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये राज्य के द्वारा तय किया जाता है। राज्य ही अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को ये बताता है कि आपको इन इन राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, चुनाव में कौन खड़ा होगा, है ना। तो हमारे यहाँ हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति 21 साल का है तभी वो चुनाव में खड़ा हो सकता है ना। तो ये अधिकार किसने दिया? राज्य ने। वोट कौन डाल सकता है? तो जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है वो व्यक्ति वोट डाल सकता है। यह अधिकार किसने दिया? राज्य ने दिया। 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति वोट नहीं डालेगा, क्योंकि राज्य ने ऐसा तय नहीं कर रखा है ना। इसी तरह से चुनाव प्रचार कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। तो कहने का मतलब, राजनीतिक विषयों पर विचार व्यक्त करना, अपना मत देना, चुनाव लड़ना, किसी राजनीतिक या सार्वजनिक पद को ग्रहण करना, किसी सार्वजनिक विषय पर अपने विरोध को प्रकट करना, ये जितने भी राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, जब व्यक्ति को ये राजनीतिक क्रियाकलाप करने की आजादी मिलती है, तो इसको हम राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में समझ सकते हैं। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये राजनीतिक स्वतंत्रता संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है, इसीलिए इसको नागरिकों की संवैधानिक स्वतंत्रता के नाम से भी समझ सकते हैं। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का पर्यायवाची है। इसको ध्यान से समझना, इस पे 2 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है।
गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब आप लोग समझते हो, उसी अर्थ में एक दूसरा शब्द। कैसे? लोकतंत्र में हर व्यक्ति की भागीदारी होती है, हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाता है शासन में भाग लेने का। राजनीतिक स्वतंत्रता में भी यही किया जा रहा है, हर व्यक्ति को शासन में भाग लेने का अवसर दिया जा रहा है। तो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जब राजनीतिक स्वतंत्रता में उसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, तो वो लोकतंत्र का पर्यायवाची है। लेकिन कुछ देश या कुछ शासन व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पर राजनीतिक स्वतंत्रताएं व्यापक रूप से नहीं होती है। जैसे आपने एक व्यवस्था का नाम सुना है तानाशाही, जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है निरंकुश तंत्र, जिसको हम अधिनायक तंत्र भी कहते हैं। तानाशाही या निरंकुश तंत्र या अधिनायक तंत्र में लोगों को जरूरी नहीं है कि विचार व्यक्त करने की आजादी दी जाए, चुनाव में वोट डालने की आजादी दी जाए, हर व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने की आजादी दी जाए। तो न तो निरंकुश तंत्र में और ना ही कुलीन तंत्र में इस प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रताएं होती है। केवल लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जिसमें लोगों को व्यापक रूप से राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रताएं, शासन में भाग लेने के अवसर व्यापक रूप से अलग अलग संदर्भों में प्राप्त होते हैं। इसीलिए गिलक्राइस्ट ने ये कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का पर्यायवाची है। इस राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दो शर्तें बहुत महत्वपूर्ण है, एक लोगों का शिक्षित होना और दूसरा मीडिया की आजादी। अगर लोग शिक्षित हैं तो उन्हें पता चलेगा कि ये जितने भी राजनीतिक अधिकार उनको प्राप्त हैं उनका प्रयोग कब कैसे करना है। तो शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक स्वतंत्रता को सार्थक बनाया जा सकता है। और अगर मीडिया स्वतंत्र है तो मीडिया स्वस्थ जनमत को जागृत करने में, स्वस्थ राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रयोग में एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता के अर्थ को हम समझ सकते हैं। इसके संदर्भ में भी अगर हम कुछ बातों को देखें तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के सफलता के लिए, अगर किसी देश में या किसी राज्य में लोकतंत्र है तो वो कब सफल होगा, जब वहां के वहां के लोगों को, वहां के नागरिकों को व्यापक रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यानी कि जब जितने भी हम राजनीतिक अधिकार की बात कर रहे हैं, शासन में भाग लेने वाली परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, जब वो सारी परिस्थितियां, वो सारे अधिकार उन लोगों को मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब उस राज्य का लोकतंत्र सफल है ना। तो हम बता सकते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अन्य राज्यों की तुलना में लोकतांत्रिक राज्य सबसे सफल या उपयुक्त राज्य कहे जा सकते हैं। ये एक अगला प्रकार हुआ राजनीतिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट, अगले प्रकार की अगर हम बात करें तो वो है इकोनॉमिक लिबर्टी, या जिसको कहा जाता है आर्थिक स्वतंत्रता। बहुत महत्वपूर्ण है ये। व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब उसकी आर्थिक सुरक्षा से है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब, जैसे मैं हूं, है ना, मैंने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद शुरू में मेरा पालन पोषण मेरे परिवार ने किया, लेकिन एक आयु पूर्ण करने के बाद अब मेरा भरण पोषण कैसे करना है ना। मैं क्या करूं कि मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करूं। उसके लिए मुझे अर्थोपार्जन करना होगा, पैसा कमाना होगा। अगर मुझे पैसा कमाने की आजादी है तो मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूं। तो अगर हम मोटे तौर पर कहें तो आर्थिक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा से है ना। लेकिन इस आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या है, इसको जानने के लिए हमें आर्थिक स्वतंत्रता को समझना होगा। समाजवादी विचारकों और एक प्रमुख विचारक रहे हैं हैराल्ड जे लास्की। तो लास्की के द्वारा इस आर्थिक स्वतंत्रता का व्यापक तौर पर समर्थन किया गया। उन आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है कि आर्थिक लाभ कमाने के लिए व्यक्ति आर्थिक लाभ कमाए या अर्थ का उपार्जन करे, या जिसको हम कह सकते हैं पैसे की प्राप्ति के लिए वो जो भी प्रयास करे उसे वो प्रयास करने की आजादी दी जाए। साथ ही साथ उसकी मेहनत को, उसके श्रम को शोषण से मुक्त रखा जाए। अगर ये दो प्रावधान कर दिए, इसका मतलब वो आर्थिक स्वतंत्रता है। ध्यान से समझना, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब जब हर व्यक्ति को पैसा कमाने की आजादी मिल जाए, पैसा कमाने के लिए वो जो कुछ भी करे वो करने के लिए उसको स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, और उसके द्वारा किए गए श्रम का जब कोई शोषण ना करे, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती है।
ठीक है, लेकिन यहां पर मेरी एक बात को ध्यान से समझना, पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को कुछ भी करने की आजादी नहीं, आजादी की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर ले। मुझे पैसा कमाना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोरी डकैती कर लूं, नहीं। समाज सम्मत तरीके से जो व्यवहार, जो आर्थिक व्यवहार समाज सम्मत तरीके से जायज है, कानून के तरीके से जायज है, जैसे आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, कोई व्यक्ति तस्करी कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, तो स्मगलिंग करना कानून की दृष्टि से अपराध है, ये समाज सम्मत व्यवहार नहीं है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, समाज सम्मत आर्थिक व्यवहार करने की जब व्यक्ति को आजादी है, वो नौकरी कर सकता है, वो व्यापार कर सकता है, बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, चाय की ठड़ी लगा सकता है, कुछ भी जो जायज है, जिसके माध्यम से वो पैसा कमाना चाह रहा है, जब उसे वो करने की आजादी दी जाती है तो वो आर्थिक स्वतंत्रता है। और इस आर्थिक स्वतंत्रता पर अगर वो कुछ मेहनत कर रहा है तो उसका शोषण नहीं होना चाहिए, उस शोषण से उसको मुक्ति मिलनी चाहिए, ये आर्थिक स्वतंत्रता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, एक विचारधारा है व्यक्तिवादी विचारधारा। व्यक्तिवादी विचारधारा क्या कहती है, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस फेयर, व्यक्ति को खुला छोड़ दो। खुला छोड़ने का मतलब व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा, व्यक्ति गलत तरीके अपनाने लग जाएगा। अगर व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर कोई नियंत्रण या कोई मर्यादा नहीं होगी तो व्यक्ति अनैतिक साधनों के माध्यम से भी पैसा कमाने लग जाएगा। इसीलिए आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब खुला छोड़ देने की नीति से नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्तिवादियों की इस खुला छोड़ देने की नीति के विरोधी है ना। बस ये केवल इसी बात पर बल देती है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति के ऊपर तार्किक हस्तक्षेप हो और व्यक्ति किसी के भी अधीन नहीं हो। इस प्रकार से अगर आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है तो हर व्यक्ति अपने आर्थिक क्रियाकलापों को अपनी इच्छा से पूरा कर पाएगा और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो ये आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है। इसके बारे में भी अगर हम कुछ विशेष बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता, देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता की पूरक है। पूरक का मतलब कि जब तक आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता बेमानी है, राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, है ना, और मैं रोज कमाई करके अपना चूल्हा जलाता हूं। कल 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 का चूल्हा जलाने के लिए मुझे कल मेहनत करनी पड़ेगी तभी मेरा चूल्हा जलेगा, है ना। तो अगर मेरी चिंता पैसा कमाने की है तो मैं दूसरे काम में भाग नहीं लूंगा। जैसे सपोज मैं दूसरा एग्जांपल और देता हूं कि अगर आज मुझे ये कहा जाए कि तेरे को दिन भर लाइन में खड़ा रहकर वोट डालना है तो मैं वोट डालूंगा। मैं क्या सोचूंगा कि अगर मैं दिन भर लाइन में खड़ा रहकर वोट डालूंगा तो फिर मैं आज की कमाई कैसे होगी और आज शाम का मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तो इसके लिए मैं उस वोट ना डालकर पहले कमाने जाऊंगा, है ना। तो मेरी चिंता किसकी है, आर्थिक क्षेत्र की चिंता है, और उस चिंता को पूरा करने के लिए मैं राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित है, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का भी महत्व बन जाता है। अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम ही नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता बेमानी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है राजनीतिक स्वतंत्रता की पूरक है ये आर्थिक स्वतंत्रता। एक दूसरी बात, इस आर्थिक स्वतंत्रता को व्यवहार में बनाए रखने के लिए आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। विकेंद्रीकरण का मतलब उत्पादन के संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का या एक संस्था का एकाधिकार नहीं हो। अगर होगा तो बाकी लोग गुलाम बनकर रह जाएंगे, उनके श्रम का शोषण होगा। तो आर्थिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार जब अधिक से अधिक लोगों को होगा, सभी लोगों को अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर आर्थिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार होगा, तो ये आर्थिक विकेंद्रीकरण है। उत्पादन वितरण पर जब सबका समान स्वामित्व होगा, यह आर्थिक विकेंद्रीकरण है। और इसी आर्थिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये एक अगला प्रकार हम बता सकते हैं आर्थिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट अगली बात अगर हम करें तो वो है स्वतंत्रता के अगले प्रकार में, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता या नेशनल लिबर्टी।
देखो, एक नया शब्द, नया तो नहीं है, आप लोगों ने कई बार राष्ट्रीय स्वतंत्रता शब्द अपने दैनिक जीवन में सुन रखा है। जैसे हम व्यक्ति की बात करते हैं, एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसको व्यक्तिगत आजादी चाहिए, जिसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता कह रहे हैं, उसी तरह से हर राष्ट्र को, देश को भी स्वतंत्रता उसके लिए आवश्यक है ना। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संबंध राष्ट्र से है, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति से है, उसी तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संबंध राष्ट्र से है। ये जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आधुनिक काल के अंदर आया है। आप लोगों ने फेमस नाम सुना होगा, फ्रांस के अंदर राज्य क्रांति हुई थी, और फ्रांसीसी राज्य क्रांति के अंदर एक मैसेज दिया गया था, एक स्लोगन चला था, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, है ना। तो ये इस स्लोगन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता का विचार आधुनिक काल में और ज्यादा मजबूत हुआ। अब इसको और समझने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक साम्राज्यवाद और दूसरा उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद किसको कहते हैं? जब एक देश या राज्य युद्ध के माध्यम से या कूटनीति के माध्यम से अपनी सीमाओं को फैलाकर दूसरे राज्य को अपने अंदर मिला लेता है, तो यह साम्राज्यवाद कहलाता है। जब दूसरे राज्य को अपने अंदर मिलाया जा रहा है, इसका मतलब उस राज्य का अपना संप्रभु अस्तित्व खत्म किया जा रहा है, उस राज्य की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं खत्म की जा रही है ना। तो ये तो हुआ साम्राज्यवाद। इसी तरह से उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद का मतलब भी यही है कि एक मजबूत शक्तिशाली राज्य के द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र के निर्णयों को, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना और उसके निर्णयों को लेने की शक्ति अपने हाथ में ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन भारत से बहुत दूर है, लेकिन ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। हम लोग किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के थे ना। तो हमारे हमारे बारे में सब निर्णय किसने लिए? ब्रिटेन ने लिए। तो भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, है ना। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता की विरोधी अवधारणाएं हैं। इसीलिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या, किस बात पर बल देती है? कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से सभी राज्यों को मुक्ति प्राप्त हो। ये मुक्ति जब प्राप्त होगी तब राष्ट्र स्वतंत्र होंगे। एक बात। दूसरी बात, राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का, जैसे भारत एक राष्ट्र है, तो राष्ट्र का मतलब है कि एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या रहती है, जैसे भारत के अंदर भारत की जनसंख्या है, उसमें भाषाई विविधताएं हैं, धर्म के आधार पर विविधताएं हैं, प्रजाति के आधार पर विविधताएं हैं, संस्कृति के आधार पर विविधताएं हैं। और इन विविधताओं के बावजूद जब सब लोगों के अंदर एकता की भावना है और उस एकता की भावना के आधार पर ये विविधता वाले लोग जब एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करते हैं, तो वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। हमारे यहाँ पर भी आपने देखा होगा, आजादी से पहले हम लोग, हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक विविधताएं थी, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर उन सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद एकता के आधार पर देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया, है ना। तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात यहाँ पर झलकती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब किसी भी दूसरे देश या दूसरे राज्य के अधीन ना होना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब एक राज्य के द्वारा अपने मामले में खुद निर्णय लेना। राज्य के द्वारा बात कर रहा हूं मैं, व्यक्ति के द्वारा नहीं। जब एक राज्य अपने आंतरिक और बाह्य विषयों पर बिना किसी दबाव के नियंत्रण में निर्णय लेता है, तो इसका मतलब वो एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है ना। तो यही राष्ट्रीय स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की अस्मिता और गौरव को बनाए रखने में सहायक होती है। तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य हम यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बारे में भी अगर हम कुछ विशेष बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी राज्य के हित में, दुनिया में बहुत सारे राज्य हैं जिनको हम लोग देश कहते हैं, तो हर देश के हित में क्या है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता को मर्यादित की जाए। देखो ध्यान से समझना अब इस बात को। जैसे भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है ना, लेकिन इस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश अगर कमजोर है तो हम उसके ऊपर आक्रमण कर दें और उसको अपने अंदर मिला दें। नहीं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी मर्यादित होती है। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता मर्यादित है, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पहले व्यक्ति के आचरण को मर्यादित किया जाता है, उसी प्रकार विश्व में
सभी राज्यों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए सभी राज्यों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को मर्यादित किया जाता है। जब हर राज्य मर्यादित होकर अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, इसका मतलब सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता सुरक्षित है, पहली बात। और दूसरी बात, हर राज्य की या हर राष्ट्र की राष्ट्रीय स्वतंत्रताओं को मर्यादित कौन करेगा? तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय संस्था, जैसे आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। विश्व के अंदर जहां पर भी युद्ध हो रहे हैं, अशांति उत्पन्न हो रही है, उनको शांत करने का काम किसका है? कि यूएनओ का काम है। तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन या जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये स्वतंत्रता का अगला प्रकार जो हम बता सकते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। एक आखिरी प्रकार की ओर हम चर्चा कर लेते हैं, जो है मोरल लिबर्टी या नैतिक स्वतंत्रता। देखिए, बहुत सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं में अगर कोई है तो वो है मॉरल लिबर्टी या नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति के आंतरिक जीवन से है। नैतिकता किसको बोलते हैं हम? अच्छा बुरा, पाप पुण्य, है ना। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, अगर हम पुण्य का काम कर रहे हैं तो वो नैतिक है। अगर हम बुरा कर रहे हैं, अगर हम पाप कर रहे हैं तो वो अनैतिक है। तो ये अनैतिकता उत्पन्न कहां से हो रही है? अंदर से। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि कौन कौन ईमानदारी से पढ़ाई करता है, आप में से कौन कौन इस लॉकडाउन के पीरियड में भी या ऑनलाइन टीचिंग के जमाने में भी ईमानदारी से पढ़ाई करता है? तो हो सकता है आप में से अधिकांश लोग कहते हैं कि सर हम करते हैं, हम करते हैं, है ना। मुझे खुश करने के लिए हो सकता है आप लोग झूठ भी बोल रहे हो सकता है आप में से बहुत से लोग सच भी बोल रहे हैं। तो आपके अंदर से ये बात आई कि आपको सच बोलना है या झूठ बोलना है, ये नैतिकता है। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से है, और ये आंतरिक पक्ष व्यक्ति के विवेक से निर्धारित होता है। मतलब मेरा विवेक ये कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति का विवेक उसकी नैतिकता को तय करता है। उसे अच्छा करना है या बुरा करना है, उसे पाप करना है या पुण्य करना है। तो इसीलिए इस नैतिक स्वतंत्रता पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये नैतिक स्वतंत्रता राज्य के दायरे से बाहर का विषय है। इस नैतिक स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति के आंतरिक जीवन से है। हर व्यक्ति अगर अपना व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित करना चाहता है तो उसे नैतिक तौर पर स्वतंत्र होना जरूरी है। और नैतिक तौर पर स्वतंत्र होने का मतलब क्या है? वो बिना किसी विकार के, विकार का मतलब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, विषय, वासना, इन सब विकारों के नियंत्रण से मुक्त रहकर जब अच्छा आचरण करता है, अपने विवेक के निर्देशन में अपने व्यवहार को संचालित करता है बिना विकारों के, तो वो उसकी नैतिक स्वतंत्रता है। और यही नैतिक स्वतंत्रता उसकी स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित करती है। तो कहने का मतलब क्या है? नैतिक स्वतंत्रता कहां से उत्पन्न हो रही है? व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न हो रही है। अब बहुत सारे यूनानी विद्वान रहे हैं शुरू में, जिनमें हम अरस्तु का नाम ले सकते हैं मुख्य तौर पर। बाद में कुछ पाश्चात्य विचारक रहे हैं, जिनमें टीएच ग्रीन का नाम ले सकते हैं, बोसांके, इमैनुअल कांट। इन सब ने व्यक्ति की इस नैतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। यहां तक कि अगर हम हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ और उनके विचारकों की बात करें, चाहे कौटिल्य हो, चाहे मनु हो, या चाहे कुछ और महाकाव्य उठाकर ले लें, सबने व्यक्ति की इस नैतिक स्वतंत्रता या नैतिकता और धर्म को अपने आचरण में अपनाने पर बल दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति नैतिक ही नहीं है तो उसकी बाकी सारी स्वतंत्रताएं व्यर्थ हैं। व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। इसको लेकर अगर हम कुछ विशेष बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति का जीवन जो है वो सार्वजनिक जीवन होता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति का जुड़ाव दूसरे व्यक्ति से होता है, और इसीलिए लोकतंत्र को अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए क्या जरूरी है कि हर व्यक्ति नैतिक तौर पर स्वतंत्र हो। उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप जो दूसरों से जुड़े हुए हैं, जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, अगर वो नैतिक तौर पर सही है तो लोकतंत्र को और ज्यादा प्रभावी या व्यावहारिक बनाया जाता है। और अगर व्यक्ति में नैतिक स्वतंत्रता नहीं है, वो अपने अंदर छिपे हुए विषय विकारों के नियंत्रण में अगर काम कर रहा है, तो व्यक्ति की स्थिति दास
या गुलाम की तरह है, वो अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक प्रयोग नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि नैतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक सार्वभौमिक विवेकशीलता का महत्व है। सार्वभौमिक विवेकशीलता का मतलब व्यक्ति की ऐसी सोच जो उसको सबके हित में काम करने के लिए, नैतिक तौर पर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये नैतिक स्वतंत्रता की हम लोग एक आवश्यक बात यहाँ पर बता सकते हैं। इन सब बात प्रकारों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या बता सकते हैं, एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब है, जब वो राष्ट्रीय एकता की भावना के आधार पर अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करता है। दूसरा, उसे शासकीय कार्यों में भाग लेने के लिए समान अवसर मिलता है, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उसे आर्थिक तौर पर क्रियाकलाप करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है। और साथ ही जब वो नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र है, यानी कि नैतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जब ये सारी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्राप्त है, इसका मतलब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता का प्रकार जो आपका दूसरा टॉपिक हुआ।